नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य, खास पेशकश लेकर और आपका सबसे फेवरेट कार्यक्रम लेकर, वर्ल्ड नाउ। वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताते हैं दुनिया भर की वो खबरें जिसका असर पूरी दुनिया पर होता है। वर्ल्ड नाउ में हम जानते हैं दुनिया की हर हलचल के बारे में, खास करके उन खबरों के बारे में जिसका आज के दौर में हम सभी से कहीं ना कोई कनेक्शन जरूर है या फिर हम उससे प्रभावित हैं, पीड़ित हैं। तो वर्ल्ड नाउ में जो खबरें हैं, सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ईरान की उस प्लानिंग की जिसमें ईरान अमेरिका को ढेर करने के लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू करने वाला है, क्योंकि ईरान को एक खबर मिल गई है कि ट्रंप ग्राउंड अटैक का प्लान बना रहे हैं और सुपर पावर की साख दांव पर लगी है। ऐसे में इस हालात में अमेरिका पर विश्वास करना ठीक नहीं है और ये जो सीज फायर का वक्त मिला है, ऐसे वक्त में ईरान अपनी ताकत को फिर से री एनर्जाइज कर रहा है, रीअरेंज कर रहा है, रीऑर्गेनाइज कर रहा है। ईरान मुस्कुरा कर कह रहा है वेलकम हबीबी, लेकिन यह बुलावा दावत के लिए नहीं है बल्कि ऐतिहासिक नरक का दृश्य दिखाने के लिए है। खबर है कि ईरान ने 10 लाख ईरानी लड़ाकों की वो दीवार खड़ी की है जिसे मौत की दीवार नाम दिया गया है, जिसके सामने अमेरिका के 10,000 नए सैनिक चुटकी में मसले जा सकते हैं। तेहरान का चैलेंज सीधा है, हॉर्मुज में आकर तो दिखाओ। उधर अमेरिका की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नूची जैसी हो गई है। 26 अरब डॉलर के हथियार फूंकने के बाद भी अमेरिका के हाथ खाली हैं। अमेरिका इस रीजन में 26 दिन तक लड़ाई लड़ने के बाद भी अब तक खाली हाथ है। खार्क द्वीप से लेकर बंदर अब्बास तक ईरान ने तबाही की बिसात बिछा दी है। अगर अमेरिकी बूट्स ईरान की सरजमी पर पड़े तो होर्मुज से लेकर बाब अल मंदेब तक तेल की नहीं, बारूद और खून की नदियां बहेंगी। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ये ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे? 10 लाख ईरानी लड़ाकों की भर्ती आखिर तेहरान ने क्यों की है? और क्या मिडिल ईस्ट में जलजला आना बाकी है? देखेंगे इस खबर को विस्तार से। इसके बाद हम आपको बताएंगे इजराइल की तबाही और बर्बादी अब बहुत नजदीक दिख रही है। क्योंकि इसके पीछे है अमेरिका। बेशक आपको लगे कि यह मुमकिन नहीं हो सकता है, लेकिन बॉलीवुड की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसका नाम था शोले, और उसका एक बहुत कालजयी डायलॉग है। कालजयी मतलब जिसने समय पर विजय प्राप्त कर ली। उस डायलॉग को आज भी बोला जाता है। इस फिल्म का एक डायलॉग है जो गब्बर सिंह बोलता है, अब तेरा क्या होगा कालिया। यही सवाल आज तेहरान की गलियों से उठ रहा है और सीधा इजराइल की दहलीज पर पहुंच रहा है। पूरा ईरान इजराइल से पूछ रहा है, अब तेरा क्या होगा कालिया, क्योंकि मिडिल ईस्ट के बिसात पर ट्रंप यू टर्न मार चुके हैं और अमेरिका के भरोसे जंग लड़ने वाला इजराइल इस इलाके में बुरी तरीके से फंस चुका है। ईरान और अमेरिका में गुपचुप सीजफायर की खिचड़ी पक रही है तो नेतन्याहू के पैरों तले जमीन खिसकी हुई है। सीजफायर की खबर ने इजराइल को अंदर तक हिला दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को बीच मझधार में छोड़ दिया है। लड़ाई बीचों बीच है। इजराइल बार बार यह कह रहा है कि जंग में सीज फायर करना समझदारी नहीं होगी। वह अमेरिका को बार बार बता रहा है कि हमने एक भी टारगेट अभी अचीव नहीं किया है। ऐसे में सीज फायर करना ईरान को जीवन दान देने जैसा होगा। लेकिन शायद इजराइल इस बात को अच्छी तरीके से समझता है कि अगर अमेरिका इस रीजन से निकला और उसने जंग में ईरान के साथ सीज फायर का ऐलान किया तो ईरान इस इलाके का सुपर पावर होगा और वो परमाणु सपने को भी हकीकत में तब्दील करेगा और इजराइल के लिए शुरू होगी वजूद की लड़ाई, अस्तित्व की लड़ाई। और ईरानी मिसाइलों ने पहले ही इजराइल के जख्मों को हरा किया हुआ है। 12,000 इमारतें खंडहर बन चुकी हैं। डिमोना जैसे सुरक्षित किले को भी ईरानी रेडार, ईरानी मिसाइलों ने ध्वस्त कर दिया है। आयरन डोम से लेकर पैट्रियट मिसाइल, जितने भी एयर डिफेंस है, सब ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं। यानी कि नेतन्याहू उस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं जिस चक्रव्यूह में घुसना
तो इजराइल को आता है, नेतन्याहू को आता है, लेकिन इस चक्रव्यूह से निकलना शायद वो नहीं जानते और इसलिए अमेरिका से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि सीजफायर किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। तो बताएंगे आपको इजराइल के इस संकट के बारे में, इस अस्तित्व की लड़ाई के बारे में और इजराइल की लेटेस्ट सिचुएशन के बारे में, कितना बड़ा खतरा इजराइल के सिर पर मंडरा रहा है। वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे अगली खबर में, मिडिल ईस्ट की आग बुझने की बजाय बढ़ती जा रही है। हिंद महासागर में अमेरिका के अभेद्य किले डियागो गार्सिया पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल का साया क्या पड़ा, वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मच गया। और इस बारूदी ढेर के बीच एक नाम जो इजराइल और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ाए हुए है। कहते हैं ये कमांडर मौत का बवंडर लाता है, नाम है इस्माइल कानी। ईरान की कुद्स फोर्स का वो साइलेंट कमांडर जो सार्वजनिक तौर पर गायब है, जिसे मोसाद और सीआईए नहीं ढूंढ पाए, लेकिन पर्दे के पीछे से मौत का दूसरा नाम है। जब इजराइल एक एक कर ईरान के टॉप कमांडर्स को चुन चुन कर निशाना बना रहा है, तो कानी ही वो अदृश्य हाथ हैं जो इस ऐतिहासिक नरक की कमान संभाल रहे हैं। कमांडर कानी की अननोन स्टोरी दिखाएंगे आपको वर्ल्ड नाउ में और बताएंगे आपको मोसाद और सीआईए के लिए कमांडर कानी कितनी बड़ी चुनौती है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ में इन खबरों को विस्तार से। ईरान ने 10 लाख लड़ाकों की मौत की दीवार खड़ी की है, जो किसी भी देश के साथ, दुनिया की किसी भी ताकत के साथ लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और दावा तो ईरान का यहां तक है कि वो सुपर पावर की ताकत में भी बारूद भर सकता है, क्योंकि खबर यह आई थी कि अमेरिका ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने की प्लानिंग शुरू की है और इसके लिए पेंटागन में बहुत जबरदस्त मीटिंग चल रही है। 24 घंटे मीटिंग्स का दौर चल रहा है कि अगर अमेरिका ने कुछ भी अचीव नहीं किया तो नाक कटाकर वापस लौटना पड़ेगा। अमेरिकी साख डूब जाएगी पूरी दुनिया में। अमेरिकी हथियारों की वैसे ही भद पिटी हुई है। बहुत मशहूर कहावत है, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा बाराना। यही कहानी आज की तारीख में अमेरिका की है। तो अमेरिका ने सोचा कि अब ग्राउंड ऑपरेशन की बात की जाए और खार्ग में सबसे पहले 82 एयरबोर्न डिवीजन को उतारा जाए। ईरान ने कहा बहुत स्वागत है आपका, आइए, वेलकम हबीबी। अमेरिका सिर्फ डायलॉग ना दे, होर्मुज में आए भी। और इसके लिए ईरान ने सैनिकों की भर्ती शुरू की और आज की तारीख ने ईरान ने 10 लाख लड़ाकों की फौज तैयार कर रखी है। यह सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है ईरान के अंदर से। तो अमेरिका का पूरी तरीके से वेलकम करने के लिए कमर कस चुका है ईरान, क्योंकि ईरान को पता है कि हम किसी भी कीमत पर अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ईरान ने होर्मुज से निकलने वाले एक जहाज को हिट किया है। यह वो तस्वीर है जो आईआरजीसी के परमिशन के बगैर होर्मुज से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप स्थिति देख सकते हैं। ये जहाज, ये टैंकर जहाज होर्मुज से गुजर रहा था। बहुत लेटेस्ट वीडियो जिसे सोशल मीडिया पर डाला गया है। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि होर्मुज से निकलते वक्त इस जहाज को आईआरजीसी ने उड़ा दिया। इस जहाज को आईआरजीसी ने नेस्तनाबूद कर दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यह जहाज धू धू करके चल रहा है, धू धू करके नेस्तनाबूद हो गया समंदर के बीच में। तो किस तरह की तैयारी है ईरान की, उसकी आपने झलक देख ली। आईआरजीसी की होर्मुज में ताकत क्या है। हालांकि ईरान की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई और ना ही
किस देश के जहाज है इसके बारे में किसी देश की तरफ से अभी तक क्लेम किया गया, इसका इंतजार किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत तेजी से वायरल किया जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे, आईआरजीसी की तैयारी की झलक आपने देख ली। अब आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जिसमें महिलाओं ने भी ईरान में हथियार उठा लिए हैं और इजराइल और अमेरिका से वो बदला चाहती हैं। उनका कहना है कि ईरान के अस्तित्व के जंग में वो भी अपना अहम योगदान देना चाहती हैं, दुश्मनों के साथ लड़ना चाहती हैं। और ये तस्वीरें जो आ रही हैं वो तेहरान से आ रही हैं, ईरान से आ रही हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि ईरान इतनी बड़ी तैयारी कर रहा है? आखिर क्यों ईरान 10 लाख लड़ाकों की फौज तैयार कर रहा है? क्यों ईरान में फौज में जाने की उम्र सीमा भी घटा दी गई है? समझते हैं इस खबर को विस्तार से, आइए जानते हैं। दरअसल खबर यह आई थी कि अमेरिका ने एक बहुत बड़ा आर्माडा ईरान की तरफ भेजा है, जिसमें से 3 वॉरशिप्स हैं, 2200 मरीन कमांडोज हैं और इसमें 82 एयरबोर्न डिवीजन के पैराट्रूपर्स भी शामिल हैं। तो ऐसे में खबर जब जैसे ईरान के पास पहुंची तो ईरान ने भी दावा कर दिया कि उसने 10 लाख लड़ाकों की वो मौत की दीवार खड़ी की है जिसे पार कर पाना दुनिया के किसी भी देश के बूते की बात नहीं है, जो किसी भी घुसपैठ को ऐतिहासिक नरक में तब्दील करने की ताकत रखती है। अमेरिकी सैनिक ईरान में उतरे तो ईरानी फोर्स उनको जहन्नम भेजने की तैयारी कर रही है। अमेरिका की प्लानिंग है कि खार्ग द्वीप समेत कई आइलैंड्स पर कब्जा कर लिया जाए। आइलैंड्स पर कब्जा करने से क्या होगा कि होर्मुज को वो सिक्योर कर लेंगे। ईरान की तरफ से होने वाले किसी भी हमले को वो हवा में ही रोक पाएंगे, लेकिन ईरान ऐसा नहीं होने देगा। चलिए आपको बताते हैं कि ईरान का जो ये कब्जे वाली प्लानिंग है, जो अलग अलग द्वीप में है, जो ईरान के द्वीपों पर कब्जे वाली प्लानिंग अमेरिका की, वो देखते हैं। आइए, कब्जे का जो ये नया फ्रंट है जहां पर अमेरिका अपने पैराट्रूपर्स उतारना चाह रहा है, उसमें खार्ग द्वीप है, केश्म द्वीप है, बंदर अब्बास द्वीप है, लारक द्वीप है, दोनब द्वीप है और अबू मूसा द्वीप है। अब यहां पर स्ट्रैटेजी है, मैं आपको बताता हूं। स्ट्रैटेजी ये है कि खार्ग द्वीप, केश्म द्वीप, बंदर अब्बास द्वीप, लारक द्वीप, अबू मूसा द्वीप और दोनब द्वीप, अगर इन आइलैंड्स को कंट्रोल कर लिया जाए तो इस इलाके को कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा। ये कौन सा इलाका है? ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये है होर्मुज स्ट्रेट। होर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा हुआ तो फिर ईरान खुद ब खुद पीछे हट जाएगा, यानी कि ईरान को बहुत बड़ा झटका लगेगा और ईरान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक माना जाएगा। एक तरह से ईरान की कमाई का जरिया भी बंद हो सकता है अगर होर्मुज को कंट्रोल कर लिया गया। तो अमेरिका ने सोचा कि यहां पर तो यहां से जाना मुमकिन नहीं, यह है गल्फ ऑफ ओमान और यह है पर्शियन गल्फ जो यहां पर आप देख रहे हैं। तो गल्फ ऑफ ओमान से होकर जाएंगे तो यहां ईरान मार देगा, यहां से नहीं गुजर सकते। तो उन्होंने सोचा कि हम 82 एयरबोर्न डिवीजन को लगाएंगे और उनको पैराट्रूप कराएंगे, जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हैं सैनिक कैसे पैराशूट के जरिए इन आइलैंड्स पर उतर रहे हैं। यही प्लानिंग है। अब इस प्लानिंग को चुनौती देने के लिए ईरान ने तैयारी की, क्योंकि ईरान जानता है कि अमेरिका ने अगर सीजफायर किया हुआ है, उसने कहा है कि वो अभी ईरान पर हमला नहीं करेगा, तो उसमें 2 बातें हो सकती हैं। पहली तो यह कि वाकई अमेरिका सीजफायर चाहता है, लेकिन ईरान डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं करना चाहता है और इसलिए ईरान ने बहुत बड़ी तैयारी की है। ईरान की तैयारी क्या है, अब आपको समझाते हैं। आइए जल्दी से देखते हैं। ईरान जानता है कि अमेरिका आज नहीं तो कल फिर से वापस लौटेगा, इसलिए ईरान की रणनीति सिर्फ रक्षा तक सीमित नहीं है। ईरान ने 10 लाख से ज्यादा लड़ाके तैयार कर लिए हैं पिछले कुछ दिनों में। लड़ाकों में सेना और आईआरजीसी के गार्ड्स भी शामिल हैं। इन लड़ाकों को स्थानीय स्थिति का पूरा ज्ञान है, यानी कि उनको डेमोग्राफी की पूरी नॉलेज है। स्थिति की जानकारी ना होना बाहरी सेना के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। यूएस सेना जमीन पर उतरी तो अपने तरीके से हैंडल करेगा ईरान। अमेरिका के लिए चुनौती क्या है? अमेरिका के लिए चुनौती यह है कि अगर वो पैराट्रूप कराते हैं, पैराड्रॉप कराते हैं पैराट्रूपर्स को, तो वो सिचुएशन अमेरिका के लिए मुफीद नहीं है। 16 दिन में 11,000 हथियारों का इस्तेमाल कर चुका है। हथियारों की लागत $26 अरब तक है, जिसको अभी तक खर्च कर चुका है और अमेरिकी हथियार भंडार पर भी जबरदस्त दबाव है। जमीनी युद्ध से सैन्य और आर्थिक दोनों स्तर पर भारी नुकसान हो सकता है। बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक मारे जा सकते हैं, इसलिए यह विकल्प तो है,
लेकिन गट्स दिखाना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिकियों को जवाब भी देना पड़ेगा। तो क्या अमेरिका ऐसा करेगा? चलिए आप बता देते हैं अमेरिका में कितनी सैन्य ताकत मिडिल ईस्ट में मौजूद है, यह भी आप देख लीजिए। कहते हैं पहले से ही अमेरिकी सैनिक 50,000 की संख्या में मौजूद है, जिसमें सिर्फ मिडिल ईस्ट में 7,000 यूएस सैनिक मौजूद हैं। 5,000 के करीब कमांडो, मरीन कमांडो मौजूद हैं। 82nd एयरबोर्न डिवीजन के 2,000 सैनिक मौजूद हैं। 10,000 सैनिकों की तैनाती संभव है। कुल 17,000 से अधिक संख्या हो सकती है। खाड़ी देशों को मिला दें, आसपास के डिप्लॉयमेंट को मिला दें, अमेरिका के बेसिस मिला दें, डियागो गार्सिया भी मिला दें, टेम्परेरी बेसिस में मिला दें, तो कुल सैनिकों का अनुमान जो है वो 50,000 है। अब आप अनुमान लगाइए 50,000 बहुत अत्याधुनिक वेपन, लेटेस्ट हथियारों के साथ, और 1 लाख सैनिक अपनी ही जमीन पर, अपने ही डेमोग्राफी में, अपने ही सरजमी पर दुश्मन के सामने, ईरान के लिहाज से कहां कहीं से मुकाबला बन रहा है? नहीं हो सकता है। अमेरिका तालिबान को नहीं हरा पाया, जिनके पास तो आर्म एम्युनिशन भी बहुत लेटेस्ट नहीं थे और उनकी संख्या भी हजारों में थी, बहुत सीमित संख्या थी। और ईरान वही कर रहा है जो तालिबान ने किया था, प्रॉक्सीज में लड़ना, अलग अलग गुटों में लड़ना। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम होर्मुज के बाद अब लाल सागर के अल मंदेब स्ट्रेट को भी बंद करने वाले हैं। यानी अगर अमेरिका नहीं रुका तो दो तरफा कोहराम होगा। और दो तरफा कोहराम कैसे होगा? दो तरफा कोहराम ऐसे होगा कि मिडिल ईस्ट से निकलने वाला सप्लाई मानदेब स्ट्रेट से भी होकर निकलता है, यमन के रास्ते के जरिए। अगर मानदेब को बंद किया गया तो फिर तेल के बाजार में जो होने वाला है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अमेरिका के सामने ईरान की स्ट्रेटजी हर बार 20 साबित हुई है और दूसरी ओर अमेरिका हर बार एक कदम पीछे रह गया है। ईरान हर बार बाजी मारता नजर आया है। अब 2 जगह हैं मिडिल ईस्ट से तेल निकालने के लिए। आपने होर्मुज के बारे में तो बहुत कहानियां सुनी है, अब देख लीजिए 2 स्ट्रेट कौन कौन से हैं। एक है होर्मुज स्ट्रेट, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ब्रीफ किया, और ये एक है ये यमन। ये जो एरिया देख रहे हैं यमन का एरिया है। ये है पूरा मिडिल ईस्ट, जिसमें मिडिल ईस्ट के अलग अलग देश आते हैं। ये है मानदेब स्ट्रेट। अगर ये मानदेब स्ट्रेट बंद हो जाता है तो इस इलाके से निकलने वाला जितना भी माल है वो सब कुछ बंद हो जाएगा, यानी कि होर्मुज स्ट्रेट पर नो एंट्री, और उसके बाद मानदेब स्ट्रेट पर भी नो एंट्री का बोर्ड लग जाएगा। तो मिडिल ईस्ट के लिए एक तरह से दो तरफा मार की शुरुआत हो जाएगी। और ईरान ने फैसला कर दिया है कि अगर अमेरिका नहीं रुकता है तो दोनों तरफ नाकेबंदी कर देंगे, यमन के साथ मिलकर। लेकिन ईरान इस जगह से काफी दूर है, इसलिए यहां पर उसने प्रॉक्सी का इस्तेमाल किया है, यमन में मौजूद प्रॉक्सी। अब अमेरिका के लिए सिचुएशन यह है कि आगे कुआं है और पीछे खाई है। गिरना दोनों तरफ है। हाँ, एक तरफ कम गिरेंगे, एक तरफ कहां तक जाएंगे खाई में पता नहीं। अब मानदेब स्ट्रेट होर्मुज स्ट्रेट में डिफरेंस क्या और इससे फर्क कितना पड़ता है, जल्दी से आप ये भी देख लीजिए। मानदेब स्ट्रेट जो है वो अरब प्रायद्वीप अफ्रीका के बीच स्थित एक लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है, जबकि होर्मुज स्ट्रेट जो है वो फारस की खाड़ी को पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है और अरब सागर से जोड़ने वाला सिंगल समुद्री मार्ग है। यह बेसिक डिफरेंस है। वैश्विक समुद्री तेल व्यापार का लगभग 10% और कंटेनर व्यापार का तकरीबन 25% इसी रास्ते से गुजरता है। 1869 में सुएज कैनाल ओपनिंग के बाद एशिया यूरोप व्यापार के लिए यह बेहद अहम मार्ग बन गया। लगभग 26 किलोमीटर चौड़ा, जिसमें पेरिम द्वीप इसे 2 चैनलों में बांटता है, एक गहरा है और एक उथला है। इजराइल हमास युद्ध के दौरान हुती हमलों से यातायात आधे से भी कम हो गया था और 2026 में तनाव फिर से बढ़ा तो संभावित अवरोध की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और अगर होर्मुज की बात की जाए तो वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा का केंद्र है। खासकर एशियाई देशों के लिए चीन, भारत और जापान की डिपेंडेंसी होर्मुज पर काफी ज्यादा है। अगर यहां पर देखें तो लगभग मानदेब स्ट्रेट 26 किलोमीटर चौड़ा है, जिसमें पेरिम द्वीप इसे 2 चैनलों में बांटता है। तो यह बेसिक डिफरेंस है दोनों में, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो गैस के लिहाज से हो,
चाहे वो तेल के लिहाज से हो और फिर चाहे वो दूसरे अलग अलग चीजों को लेकर हो। यानी मिडिल ईस्ट के जंग में जहां ईरान बहुत स्ट्रेटेजिकली चल रहा है और रणनीतिक तौर पर वार कर रहा है, अभी तक ईरान ने ऑफिशियली किसी से मदद नहीं मांगी है और वो इजराइल और अमेरिका समेत 12 देशों को सीधे टक्कर दे रहा है। यानी सीधे तौर पर कहें कि अमेरिका को उसने घुटनों पर ला दिया है और अमेरिका पूरी दुनिया में सैन्य मदद के लिए भीख मांग रहा है। होर्मुज खुलवाने का दम भरने वाले ट्रंप कह रहे हैं कि होर्मुज से कोई लेना देना नहीं है। सुनिए उन्होंने क्या बयान दिया है। The amazing thing is we don't need the Hormuz Strait. We don't need it. We don't need it at all. We have so much oil. Our country is not affected by this. We have twice the amount of oil as Saudi Arabia or Russia. The amazing thing is we don't need the Hormuz Strait. We don't need it. We don't need it at all. We have so much oil. Our country is not affected by this. We have twice the amount of oil as Saudi Arabia or Russia. यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, जिनका ऑब्जेक्टिव कभी तेहरान की रिजीम को कंट्रोल करना और वहां सत्ता परिवर्तन करना था, उसी अमेरिका का ऑब्जेक्टिव चेंज होकर होर्मुज को खुलवाने तक आ गया और अब वो कह रहे हैं कि होर्मुज से उनका कोई लेना देना ही नहीं है। सोचिए अमेरिका की स्थिति कैसी हो गई है। ईरान जैसे छोटे सा मुल्क सामना करने के लिए नेटो और अन्य देशों के सामने वो गिड़गिड़ा रहे हैं और कभी कभी नेटो को गाली भी दे रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि यूएस से लगातार लड़ाइयों में मदद मांगी जाती है और हमने की है, लेकिन जब हमें जरूरत पड़ी तो नेटो से कोई पॉजिटिव जवाब नहीं मिला। सुनिए मार्को रूबियो का बयान। The United States is constantly being asked to help in a war, and we have more than any other country in the world, on a war that's happening in another continent, in Ukraine. But when the U.S. had a need, he didn't get proper positive responses. So right now he's just making the observation that, I think there was a couple of leaders in Europe who said that this was not Europe's war. Well, Ukraine is not America's war, and yet we've contributed more to that fight than any other. The United States is constantly being asked to help in a war, and we have more than any other country in the world, on a war that's happening in another continent, in Ukraine. But when the U.S. had a need, he didn't get proper positive responses. So right now he's just making the observation that, I think there was a couple of leaders in Europe who said that this was not Europe's war. Well, Ukraine is not America's war, and yet we've contributed more to that fight than any other country in the world. डोनाल्ड ट्रंप का 5 दिन का अल्टीमेटम भी खत्म हो गया, तो डोनाल्ड ट्रंप को लगा फिर से जंग लड़नी पड़ेगी। 5 दिन का टाइम ओवर हो गया है, ईरान ने कुछ समझौता ही नहीं किया। आनन फानन में डोनाल्ड ट्रंप ने जल्दी जल्दी सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट किया और लिखा कि ईरानी सरकार के अनुरोध पर ऊर्जा संयंत्र को नष्ट न करने की अवधि 10 दिनों के लिए बढ़ा दी गई। सोमवार 6 अप्रैल 2026 को रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम के हिसाब के लिए इसे रोक रहा हूं। बातचीत जारी और फेक न्यूज मीडिया और अन्य लोगों द्वारा इसके विपरीत दिए गए गलत बयानों के बावजूद बातचीत अच्छी चल रही है। ईरान ने कहा कि ऐसी कोई बातचीत हुई नहीं है। ईरान ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। वैसे एक बात तो साफ है, अमेरिका अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कई तरह की बातें कर रहा है। मुझे याद है कि 28 तारीख को हमले के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार मीडिया को संबोधित किया था, तब उन्होंने कहा था कि हम जंग जीत चुके हैं और जंग के 28वें दिन भी अमेरिका यही कह रहा है जंग जीत चुके हैं, लेकिन कंट्रोल तेहरान के हाथ में है। ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर कौन सी लड़ाई डोनाल्ड ट्रंप ने जीत ली है? सच्चाई यह है कि अमेरिका के भरोसे में रहकर मिडिल ईस्ट देश भी तबाह हो चुके हैं। ईरान का इंतकाम बाकी है और यूएस के साथ साथ मिडिल ईस्ट देशों को भयंकर नुकसान हुआ है। कुवैत के शुअबा पोर्ट को देख लीजिए, तबाह कर दिया गया है। टैक्टिकल ऑपरेशन सेंटर नष्ट कर दिए गए हैं। 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए, लेकिन अमेरिका कबूल नहीं करता है। अली अल सलेम एयरबेस कुवैत, एयरक्राफ्ट हैंगर को नुकसान पहुंचाया गया। कैंप ईंधन भंडारण को उड़ा दिया गया। अल उदैद एयरबेस कतर, अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम को नष्ट कर दिया गया। बहरीन में यूएस नेवी के 5वें बेड़े पर हमला किया गया। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर सऊदी कम्युनिकेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचाया गया। इससे अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा है और अमेरिकी आईआरजीसी प्रवक्ता ने कहा कि हमने मिडिल ईस्ट में मौजूद जितने भी परमानेंट अमेरिकी बेसेस हैं सबको खत्म कर दिया है। ये ईरान का दावा है और इसका जवाब अभी तक अमेरिका से नहीं आया है। अब रक्षा विशेषज्ञ जीडी बख्शी का एक बयान बहुत ट्रेंडिंग है।
मिडिल ईस्ट में अब अमेरिका को ईरान से चले जाना चाहिए। ज्यादा इज्जत उतरी तो सालों तक असर रहेगा और लोग अमेरिका को हल्के मिलेंगे। उन्होंने यह तक कहा कि जब हाथी भी लंगड़ा हो तो कुत्ते उसे नोच कर खा जाते हैं, लेकिन इस बार अमेरिका का पाला तो शेर से पड़ा है। कोई चारा नहीं, ठीक है। अभी भी मैं उनको कहूंगा कि साहब कैसे जैसे तैसे बातचीत कर लो और इज्जत बरकरार रखो। एक बार आपने बूट्स ऑन द ग्राउंड डाले, सबसे पहले ऑयल की कीमत $200 प्रति बैरल जाएगी। ये थोड़ा मार्केट्स को भी ठंडा करने की कोशिश कर रहे थे। जो खूना खच्चर स्टॉक मार्केट्स में हो रहा है, जो ऑयल की कीमतें चढ़ी जा रही हैं, उसको रोकने की कोशिश भी ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे। आप कब तक बेवकूफ़ बनाओगे? नंबर 1। नंबर 2, जरा बात करें आपके बूट्स ऑन द ग्राउंड। मिलिटरीली क्या कर सकते हैं? अरे साहब, बेवकूफ़ बनाओ सिविलियंस का। अगर आपको गल्फ ऑफ हॉर्मुज खोलनी है, प्रॉब्लम ईरान की नेवी नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हमने डुबो दी। तो भाड़ में जाओ, डुबो दी। कितनी नेवी थी? नेवी इज नॉट द रियल प्रॉब्लम। रियल प्रॉब्लम इज बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, एंटी शिप मिसाइल्स, ड्रोन्स। 2 ड्रोन एक टैंकर को डुबो सकते। 2 ड्रोन, टैंकर आग जल्दी पकड़ते, तेल भरा पड़ा साहब। तो 1 ड्रोन 2 ड्रोन आपका टैंकर गया। कौन सा टैंकर माई का लाल करेगा? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे ये टैंकर डरपोक हैं। अच्छा साहब, जब आपको वियतनाम लड़ना था तो आप डॉज मार गए, ड्राफ्ट डॉज, कि मैं बीमार हूं साहब, मैं नासाज है तबीयत मेरी है। और अब आप औरों को कह रहे मर जाओ, मरने से डरते हो। कमाल है साहब। यानी रक्षा विशेषज्ञ साफ साफ कह रहे हैं कि अमेरिका में ही अमेरिका की किरकिरी होने वाली है और यही वक्त है, अगर अमेरिका नहीं निकला तो इससे ज्यादा बेइज्जती होगी। चलिए आपको पूर्व राजनयिक को भी सुनवाते हैं। वो भी कह रहे हैं कि ट्रंप को अब निकल जाना चाहिए, नहीं तो जो होगा वो अमेरिका के इतिहास में एक काले अध्याय की तरह लिखा जाएगा। ईरान में एक मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है फारसी में और अरबी में, मुतज़ायदात। मुतज़ायदात का मतलब होता है ओवर बिडिंग। तुमने जो मोल लगाया मैं उससे ज़्यादा मोल लगाऊंगा। तो दोनों पक्ष ओवर बिडिंग कर रहे हैं और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके अपनी शर्तें रख रहे हैं। दूसरे पक्ष को ये शर्तें मंजूर नहीं हो सकती, ऐसा उनको भी पता है। लेकिन मैक्सिमलिस्ट पोजीशन जो है, अधिकतम जो अपना रवैया दिखाने का है, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो नए आयतुल्ला सुप्रीम लीडर रहबर हों, दोनों ही तरफ से ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। अब तो एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि ईरान से निकल जाना चाहिए अमेरिका को, नहीं तो अमेरिका की ऐसी बेइज्जती होगी जिस बेइज्जती से वो कभी नहीं निकल पाएगा। वैसे ईरान ने पहले ही फरमान जारी कर दिया कि होर्मुज और ईरान की जमीन पर आपका स्वागत है, लेकिन आइए अपने रस पर। इतिहास के आंकड़े कहते हैं कि ईरान में एंट्री लेने वाले पांव के निशान तो मिले, लेकिन वापस जाने वाले पांव के निशान आज तक नहीं मिले। यानी ईरान के लिए जो सपना ट्रंप देख रहे हैं वो फिलहाल पूरा होता नहीं दिख रहा है। चलिए इस खबर पर हमारी नजर रहेगी, अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। बॉलीवुड की एक बहुत मशहूर फिल्म है, नाम है शोले, और इस फिल्म का जो विलन था उसकी ताकत से, उसकी दहशत से आसपास के कई गांव कांपते थे। और उस विलन जिसका नाम गब्बर सिंह था, उसका डायलॉग बहुत मशहूर है। उसका एक डायलॉग है, अब तेरा क्या होगा कालिया। और आज की तारीख में शायद ही वो कोई है जिसे ये डायलॉग याद ना हो। और अब यही सवाल ईरान पूछ रहा है इजराइल से कि अमेरिका तो गया, अब तेरा क्या होगा। अमेरिका कह रहा है ईरान से सीजफायर पर बातचीत चल रही है, इजराइल गिड़गिड़ा रहा है सीजफायर मत करना, अभी कुछ नहीं हासिल हुआ है। ईरान जस का तस खड़ा है। ईरान कह रहा है प्रस्ताव आया है, समीक्षा कर रहे हैं, बातचीत आगे बढ़ी तो सीजफायर पर बात करेंगे अगर हमारी शर्तें मान ली गई। फिर नेतन्याहू का क्या, इजराइल का क्या?
नेतन्याहू क्या करेंगे? नेतन्याहू हाथ जोड़कर अमेरिका से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कभी सीज फायर मत करना, क्योंकि नेतन्याहू को, इजराइल को पता है अगर अमेरिका ने सीज फायर कर लिया तो इस पूरे रीजन में ईरान का सिर्फ एक ही दुश्मन बचेगा। अभी तो ईरान 12 देशों से लड़ रहा है, तब ईरान सिर्फ एक मुल्क से लड़ेगा और उस मुल्क का नाम है इजराइल। तो क्या इजराइल को अमेरिका ने फंसा दिया है या इजराइल फंस चुका है? क्योंकि कहते हैं इजराइल ही अमेरिका को लड़ाई में घसीट कर लाया है। इसलिए तेहरान पूछ रहा है इजराइल से, नेतन्याहू से, कि अब तेरा क्या होगा? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले 5 दिन का अल्टीमेटम दिया, फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया और वो एक्सटेंशन बढ़ाते जा रहे हैं। ईरान अपने आप को री एनर्जाइज कर रहा है, फिर से समेट रहा है और तैयार कर रहा है। 10 लाख लड़ाकों की भर्ती कर चुका है और सीजफायर के प्रस्ताव पर ईरान कह रहा है कि हम समीक्षा कर रहे हैं। यानी अगर खुदा ना खास्ता इजराइल की किस्मत खराब रही और ईरान ने अमेरिका की शर्तें मान ली और अमेरिका ने ईरान की शर्तें मान ली तो सीजफायर तो हो जाएगा, तो फिर इजराइल का क्या होगा? तब तो सिर्फ 2 देशों में लड़ाई होगी। आज ईरान वर्सेस 12 देश हैं, कल सिर्फ ईरान वर्सेस इजराइल रहेगा। और इसलिए खबर है कि बेंजामिन नेतन्याहू इस सीजफायर की चर्चा को लेकर बहुत ज्यादा अपसेट हैं, बहुत ज्यादा नाखुश हैं। इनफैक्ट वो डायरेक्ट बातचीत में भी अमेरिका के साथ इन दिनों इन्वॉल्व नहीं हो रहे। ये भी सोर्सेज के हवाले से खबर मिल रही है। और नाराजगी क्यों है? किस बात को लेकर है? वजह नंबर 1, इजराइल का कहना है कि हमने किसी भी टारगेट को अचीव नहीं किया। हम ना तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म कर पाए, ना उसके एनरिच्ड यूरेनियम को ले पाए, ना बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को रोक पाए। सब कुछ धरा का धरा रहेगा। वजह नंबर 2, युद्ध रुकने से ईरान फिर से मजबूत हो जाएगा और इस बार तो ऐसा मजबूत होगा ईरान किसी को भाव ही नहीं देगा। जाहिर सी बात है, जिस मुल्क ने अमेरिका जैसे सुपर पावर को मिडिल ईस्ट में धूल चटाई हो, वो भला इजराइल का क्या लोड लेगा? और ईरान तो इन दिनों आर्थिक रूप से भी बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है, बहुत जोरदार कमाई कर रहा है और अमेरिका ने एक और तोहफा देकर 30 दिन के लिए ईरानियन ऑयल से सैंक्शन हटा दिया है। यानी इजराइल की तबाही की स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं व्हाइट हाउस में लिखी जा रही है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बाकायदा अमेरिका ने ईरान को इजराइल की सुपारी दे दी हो। वजह नंबर 3, इजराइल के साख और वजूद दोनों पर सवाल हो जाएंगे। वजह नंबर 4, ईरान के प्रॉक्सी फिर से इजराइल को परेशान करेंगे। सीजफायर होने पर ईरानी प्रॉक्सी एक्टिवेट हो जाएंगे और इजराइल पर हमले बढ़ सकते हैं। वजह नंबर 5, ईरान चोरी छिपे फिर से परमाणु हथियार तैयार कर सकता है और इस बार तो डंके की चोट पर करेगा। चोरी छिपे तो छोड़ ही दीजिए, इस बार तो सीना ठोक के करेगा और यह भी कहेगा कि अमेरिका कुछ कर सकता है तो आके कर ले, हम परमाणु हथियार बना रहे हैं। अगर अमेरिका रोक सकता है तो हमारे परमाणु हथियार को रोक दे। और परमाणु हथियार से डायरेक्ट थ्रेट किसको होगा? इजराइल को होगा। वजह नंबर 6, सीजफायर के बाद मिडिल ईस्ट में ईरान की दादागिरी बढ़ जाएगी। मिडिल ईस्ट के कई देशों को ईरान से दबकर रहना होगा और यहां तक कि मिडिल ईस्ट का सुपर पावर भी ईरान बन सकता है और कुछ इसी तरह से ईरान को इन दिनों देखा जा रहा है। तो अमेरिका ईरान सीजफायर से न सिर्फ नेतन्याहू फंसेंगे बल्कि पूरे इजराइल का वजूद संकट में आ सकता है और ये बात इजराइल को पता है। मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा। इजराइल और ईरान के बीच एक अंतहीन लड़ाई की शुरुआत हो सकती है। इजराइल ने युद्ध की शुरुआत की लेकिन अब उसके खुद के अस्तित्व पर संकट है। खबर है कि अमेरिका के सीजफायर वाले प्लान पर नेतन्याहू बहुत नाराज हैं और यहां तक कि अमेरिका से बात करने से भी कतरा रहे हैं। पहले भी नेतन्याहू कह चुके हैं कि ट्रंप और अमेरिका नहीं बताएगा हमें जंग कब खत्म करनी है। अब नेतन्याहू कैसे फंसे हुए हैं? वजह नंबर 1, इजराइल को लग रहा है कि यूएस ईरान से लड़ाई खत्म कर देगा और सीजफायर कर लेगा। वजह नंबर 2, ईरान पर लगातार हमले जारी हैं। कल भी क्लस्टर मिसाइलों से हमले हुए हैं और ईरान के पास बहुत बड़े मिसाइलों का भंडार अभी भी मौजूद है, जबकि इजराइल के पास इजरायली एयर डिफेंस में मौजूद जितने भी इंटरसेप्टर्स हैं वो अब खत्म होने की कगार पर हैं। इसलिए ईरानी मिसाइलें डायरेक्ट इजराइल की जमीन पर हिट हो रही हैं और इसको रोकने वाला कोई नहीं है।
12,000 से ज्यादा इमारतें इजराइल के अंदर तबाह हो चुकी हैं। यह लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। यानी ईरान की मिसाइलें और ड्रोन इजराइल पर कहर बनकर टूट रहे हैं। इजराइल का आयरन डोम, डेविड स्लिंग, थार्ड, पेट्रियट जैसे एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद तो हैं, लेकिन इन सिस्टम के काम करने के लिए इनमें इंटरसेप्टर्स चाहिए। ईरान जब एक मिसाइल छोड़ता है, क्लस्टर मिसाइल, तो उससे 12 से 15,000 क्लस्टर बम निकलते हैं और एक एक बम को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक एक इंटरसेप्टर चाहिए। अब एक क्लस्टर बम की वजह से इतना ओवरलोड हो जाता है इजराइल के एयर डिफेंस पर कि वो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस मिसाइल को मारे और किस मिसाइल को नहीं मारे। और ईरान क्लस्टर मिसाइल के बाद मारता है शाहिद, खुर्रम शहर, बैलिस्टिक मिसाइल की बौछार करता है जो डायरेक्ट हिट होती है इजराइल की जमीन पर। और इसलिए इजराइल का इंफ्रास्ट्रक्चर गिर रहा है, तबाह हो रहा है। मिसाइलों को अपना टारगेट ढूंढने में कोई तकलीफ नहीं हो रही है। ईरान के हमलों से इजराइल के बड़े शहर तेल अवीव में भारी तबाही हुई है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए कि इमारतों को किस तरह से नुकसान पहुंचाया है ईरान ने। तेल अवीव और उसके आसपास के इलाके में इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। खबरों के मुताबिक केवल तेल अवीव में ही नहीं, लगभग 12,000 से अधिक रिहायशी इमारतों और कारोबारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है। शहर के लगभग 850 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स ईरान के मिसाइलों के शिकार बन चुकी हैं। और ईरान आज की तारीख में इजराइल के हर इंपॉर्टेंट लोकेशन को हिट कर रहा है। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, डिमोना न्यूक्लियर सेंटर नेगेव रेगिस्तान में है, बहुत जबरदस्त एयर डिफेंस सिक्योरिटी के बीच में है, लेकिन वहां भी ईरान ने हिट कर दिया, जो कि एक अंडरग्राउंड एटमी फैसिलिटी रिसर्च सेंटर है। रेत के नीचे 6 अंडरग्राउंड फ्लोर प्लूटोनियम उत्पादन का सेंटर है, परमाणु क्षमता का प्रतीक है। हथियारों का विकास होता है, 3 लेयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन सब धरे के धरे रह गए। यानी ईरान ने इजराइल के परमाणु ठिकानों को भी नहीं छोड़ा। इजराइल में ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स ने भारी तबाही मचाई और तबाही लगातार जारी है, क्योंकि इजरायली एयर डिफेंस ठंडे पड़ चुके हैं। ईरान लगातार इजराइल पर क्लस्टर मिसाइलों से हमला कर रहा, तबाही मचा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्लस्टर मिसाइल हवा में खुलकर छोटे छोटे क्लस्टर बम छोड़ती हैं। तकरीबन 7 किलो के बम हजारों की संख्या में होते हैं। ये सिर्फ एक मिसाइल से निकलते हैं। साल 2008 में 100 से ज्यादा देशों के बीच समझौता हुआ था कि क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका प्रोडक्शन नहीं करेंगे, लेकिन यूएस, इजराइल और ईरान इस समझौते में शामिल नहीं हुए। आपको याद होगा, रूस ने यूक्रेन पर भी क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया था। यह एयर डिफेंस को फेल करने का सबसे कारगर तरीका माना जाता है। क्लस्टर मिसाइल कैसे बमों की बारिश करते हैं, मैं आपको तस्वीरों में भी दिखाऊंगा। पीसीआर से रिक्वेस्ट करता हूं, क्लस्टर मिसाइल हमलों की तस्वीर लेकर आएं, जिससे आसमान में ऐसा लगता है कि एस्टेरॉइड्स की बारिश हो रही है। एक साथ कई उल्कापिंड आसमान में हो, इस तरह की तस्वीर नजर आती है। आपने शायद देखा भी हो। अब खबर यह भी है कि इजराइल ने ईरानी हमलों से बचने के लिए कई जगहों पर एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर रखा है, लेकिन ईरानी मिसाइलों ने भारी तबाही मचाई है। खबर तो यह भी है कि कई जगहों पर इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम खराब हो चुकी है। अब देखिए, क्लस्टर मिसाइल की तस्वीर आप देख लीजिए, जरा फुल स्क्रीन आपको दिखाता हूं। अब आप इसमें देख रहे होंगे छोटे छोटे कई सारे बम क्लस्टर साइज के, वो आसमान में उल्का पिंड की तरफ बिखर रहे हैं और जमीन पर आ रहे हैं। यही है वो क्लस्टर बम। अब इसमें से 2, 4, 5, 10, 20, 50 बमों को तो न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, लेकिन जब 12-15 हजार की संख्या में छोटे छोटे क्लस्टर बम गिर रहे हो तो एयर डिफेंस ओवरलोड हो जाता है। आखिर कितना कंट्रोल कर पाए कोई भी देश या उस देश का एयर डिफेंस? इजराइल को कितना नुकसान हुआ है अभी तक के हमले में? क्लस्टर बम हमने आपको दिखा दिया। मानवीय नुकसान, हालांकि ईरान की तरफ से जो हमले हुए उसमें इजराइल ने 23 लोगों के मारे जाने की बात कही है और लगभग 5,229 लोगों के घायल होने की बात कही है, लेकिन बहुत सारे रक्षा जानकार मानते हैं कि आंकड़े सही नहीं है और इजराइल ने क्लियर डेटा नहीं दिया है। हजारों लोगों को शिफ्ट करना पड़ा है। आर्थिक नुकसान देख लीजिए, जंग में हर हफ्ते $2.9 बिलियन का नुकसान है इजराइल को। अब तक जंग में करीब 10 से 12 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है। इजराइल की जीडीपी में भारी गिरावट देखी जा रही है। टेक सेक्टर और टूरिज्म समेत कई क्षेत्रों में भारी नुकसान है।
लगभग 11,000 से ज्यादा प्रॉपर्टी क्लेम्स डैमेज हुए हैं। भारी मात्रा में आयरन डोम, आयरन बीम जैसे हथियार क्षतिग्रस्त हुए हैं। इजराइल के पास इंटरसेप्टर्स मिसाइलों की भारी कमी हो गई है। इजराइल के पास एयर डिफेंस सिस्टम की भी कमी हो गई है। एयर डिफेंस के इंटरसेप्टर्स नहीं होने की वजह से ईरानी मिसाइलें डायरेक्ट गिर रही हैं तेल अवीव पर और बाकी शहरों पर। ईरानी ड्रोन्स भी इजराइल में इसी वजह से भारी तबाही मचा रही हैं। लेकिन अब सवाल यह भी है कि इस दुश्मनी की शुरुआत कब और कैसे हुई और आखिरकार ये लड़ाई में क्यों तब्दील हो गई? क्यों दोनों एक दूसरे को थ्रेट मानते हैं? क्या है ये पूरी स्टोरी? 1979 की ये कहानी है, लेकिन आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूं। इजराइल जब एक देश बना तो ईरान उस समय उन देश 1949 की बात है जब उन देशों में ईरान था जिसने सबसे पहले इजराइल को मान्यता दी थी एक देश के तौर पर। आज भी कई इस्लामिक देश हैं जिन्होंने इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता नहीं दी है। इसलिए अमेरिका अब्राहम अकॉर्ड लेकर आया। ये कहानी मैं किसी और दिन आपको बताऊंगा, लेकिन आप देखिए कि जो दुश्मनी की शुरुआत हुई थी वो इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद हुई। 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ और इस्लामिक क्रांति के बाद दोनों देशों में दुश्मनी शुरू हो गई, क्योंकि ईरान का जो नया रेजिम था वो इजराइल को अवैध और कब्जा करने वाला राज्य मानता था। यानी कि जो खुमैनी आए 1979 में, उन्होंने कहा कि इजराइल ने उस जमीन को कब्जाया है और उसका वजूद वो नहीं है। और ईरान ने जो नई रिजीम थी उन्होंने 2 स्टेट थ्योरी को मानने से भी इनकार कर दिया। उसके बाद ईरान ने अपने अस्तित्व के लिए भी इजराइल को खतरा माना और उसके बाद ईरान ने प्रॉक्सीज बनाए, HHH, हमास, हिजबुल्लाह और हूती, और इसकी मदद से वो इजराइल में ऑपरेशन चलाने लगा। सीरिया में ईरान की मौजूदगी से इजराइल में तनाव हुआ। इजराइल को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था ईरान, और इजराइल अपने क्षेत्र का विस्तार चाहता था ताकि उसके वजूद को कोई खतरा ना हो। इसलिए ईरान और इजराइल में वजूद की लड़ाई, और यही वजह है कि इजराइल ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देना चाहता है। इजराइल को लगता है कि ईरान ने परमाणु हथियार बना लिया तो फिर वो इजराइल पर उसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन एक बात फैक्ट यह भी है कि अगर इजराइल पर परमाणु बम का इस्तेमाल होता है तो इस रीजन में मौजूद जो गाजा पट्टी है, जो फिलिस्तीन है, जो छोटा सा इलाका है, वो भी वाइप आउट हो जाएगा। बेशक ये धमकी देने वाली बात तो हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर सोचे तो थोड़ा सा इसमें थोड़ी प्रॉब्लम नजर आती है। साफ है कि इजराइल और ईरान की दुश्मनी फिलहाल तो नहीं थमेगी, और अगर सीजफायर हुआ तो इजराइल की साख और इजराइल का वजूद दोनों संकट में आएंगे। ईरान की ताकत बढ़ेगी, ईरान के पास पैसे भी बढ़ रहे हैं, और ईरान और इजराइल की लड़ाई नहीं रुकेगी। बेशक अमेरिका यहां से चला जाए, लेकिन इससे सबसे ज्यादा नुकसान इजराइल को होगा और इजराइल बहुत बड़े संभावित खतरे की तरफ चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली स्टोरी पर चलते हैं। मिडल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान और अमेरिका ने सीजफायर की स्थिति में दोनों देश हैं, लेकिन इजराइल और ईरान के बीच हालात गंभीर होते जा रहे हैं। शुरुआत के 24 घंटे में हमले के बाद अमेरिका और इजराइल ने मिलकर क्लेम किया कि उसने ईरानी टॉप रेजिम को एलिमिनेट कर दिया है। लेकिन एक ऐसा कमांडर है जिसे बारूद का बवंडर कहते हैं, ईरान के सटीक हमले के पीछे यही बारूदी बवंडर है, यही ईरानी कमांडर है। सबसे पहले आपको कहानी बताते हैं कि कैसे ईरान इन चीजों को संभाल रहा है। रूस से ईरान को कई घातक हथियार मिल रहे हैं और ईरान को टारगेट की सटीक जानकारी मिल रही है। इसके अलावा रूस से ईरान को ड्रोन सप्लाई है और ईरान के हमलों की सटीकता भी बढ़ गई है। साथ ही साथ रूस से ईरान को गुप्त सैन्य सहायता भी मिल रही है और ईरान के जखीरे में कई आधुनिक हथियार भी हैं। इसके साथ साथ रूस से ईरान को सैटेलाइट डेटा, यह सैटेलाइट डेटा चाइना से भी मिल रहा है, लेकिन ईरान के पास कई अनदेखे हथियारों का भी स्टॉक मौजूद है। और इसी जंग में एक ऐसा जिक्र है, एक ऐसे नाम चर्चा में है जिनका नाम है इस्माइल कानी।
जिनकी तस्वीर बहुत लेटेस्ट तो नहीं है, हालांकि बहुत पहले की तस्वीर उनकी हमें मिली जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। ईरान लगातार जो तबाही मचा रहा है उसके पीछे माना जाता है कि इस्माइल कानी जो कमांडर है उनकी बड़ी भूमिका है। इस्माइल कानी ईरान की कुद्स फोर्स के चीफ माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि वो सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आते हैं और मोसाद और सीआईए जैसी खुफिया एजेंसियों के होने के बावजूद वो इस कमांडर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जानकार बताते हैं कि पर्दे के पीछे से आईआरजीसी की रणनीति कोई और नहीं बल्कि इस्माइल कानी ही संभाल रहे हैं। इजराइल लगातार ईरान के टॉप कमांडर्स को निशाना बना रहा है, कई बड़े चेहरों को मार चुका है, लेकिन अभी तक वो इस्माइल कानी तक नहीं पहुंच पाए। और इस्माइल कानी को ईरान का साइलेंट कमांडर क्यों कहा जाता है, चलिए आपको बताते हैं। ईरान का साइलेंट कमांडर माने जाते हैं इस्माइल कानी। आईआरजीसी के ब्रिगेडियर जनरल हैं कानी। आईआरजीसी कुद्स फोर्स में कमांडर है। कानी विदेशी ऑपरेशंस वाली एलीट यूनिट का हिस्सा है और जो लेटेस्ट जानकारी है उसके हिसाब से आईआरजीसी के 31 यूनिट्स को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी और कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी सिर्फ इस्माइल कानी की है। और जैसे ये खबर अमेरिका और इजराइल तक पहुंची है, दोनों ने अपने एजेंट सक्रिय कर दिए हैं, सीआईए और मोसाद के एजेंट्स जो इस्माइल कानी तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है जिस दिन वो इस्माइल कानी तक पहुंच गए उस दिन वो आईआरजीसी को बहुत हद तक डेंट कर पाएंगे, नुकसान पहुंचा पाएंगे। लेकिन कहते हैं कि ईरान के अंदर इस्माइल कानी तक पहुंचना कोई बहुत आसान काम नहीं है, ये बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि इस्माइल कानी तक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सुरक्षा इतनी चाक चौबंद होती है और आजकल हमलों के पीछे की पूरी रणनीति और मुश्तबा खामनेई के राइट हैंड इस्माइल कानी ही माने जा रहे हैं, जिन्हें इस युद्ध का और ईरान का सीक्रेट कमांडर भी कहा जा रहा है, उन्हें सीक्रेट कमांडर भी माना जा रहा है। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।